ठीक है ना बच्चों। तो बेसिकली मान लो कि ना एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है, तो इसका रेडियस आर है ना, मास एम है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर मास आईसीएम है। ये कोई भी रोलिंग ऑब्जेक्ट है ना। और हमें पता है कि एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर मास का एक्सप्रेशन क्या है। यहाँ पे रफ सरफेस के ऊपर एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर मास इक्वल टू, बेसिकली तुम अभी ये फॉर्मूला याद रख सकते हो इंक्लाइन प्लेन के केस में, अगर बस रिलीज किया गया तो। अगर कोई और फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है और रिलीज किया गया तो एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर मास इक्वल टू जी sin थीटा बाय 1 प्लस आईसीएम अपॉन एम आर स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं बच्चों? ठीक है, ये एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर मास का फॉर्मूला है। ठीक है ना। अब मतलब अब एनसीईआरटी क्वेश्चन क्या है ना, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि स्पीयर है ना, स्पीयर, हॉलो स्पीयर, हॉलो स्पीयर, ठीक है ना, हॉलो है ना, हॉलो सिलेंडर, ठीक है ना, सॉलिड सिलेंडर, है ना, ऑफ सेम मास एंड रेडियस, ऑफ सेम मास एंड रेडियस, सेम मास एंड रेडियस आर रिलीज्ड, है ना, फ्रॉम टॉप ऑफ सेम, है ना, इंक्लाइन प्लेन, सेम इंक्लाइन प्लेन है ना, चारों को एक साथ है ना रिलीज किया जाता है, ठीक है, सेम मास सेम रेडियस सबका, है ना। तो क्वेश्चन ये है ना, अरेंज देयर टाइम टेकन, है ना, टाइम टेकन है ना, अरेंज द टाइम टेकन by each of them to reach bottom, bottom, है ना, in ascending order। ठीक है ना, दिस इज द क्वेश्चन। अब ये सॉल्व कर सकते हो तुम लोग? यस सर। कोशिश करो, फॉर्मूला भी है, क्वेश्चन भी है ना। देखो इतना मजेदार क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है हॉलो सिलेंडर, मतलब ऐसे सारे जो रोलिंग ऑब्जेक्ट्स है ना, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं लेकिन मास और रेडियस सबका सेम है। जो मास हॉलो सिलेंडर का है वही मास सॉलिड सिलेंडर का है, वही मास है ना हॉलो स्फीयर का है, और वही मास सॉलिड स्फीयर का हॉलो स्फीयर का दोनों का है, रेडियस भी सबका सेम है, लेकिन टाइम टेकन है ना किसको कम लगेगा। देखो बच्चों, है ना, ये जो एक्सप्रेशन है एसीएम इज इक्वल टू जी साइन थीटा बाय 1 प्लस आईसीएम बाय एम आर स्क्वायर, है ना। तो मैं इसको फिर से यहाँ पे लिखता हूं नीचे, है ना, लेट मी राइट दिस एक्सप्रेशन हियर, acceleration of center of mass is equal to g sin theta by 1 plus ICM by इसका mr हाइट नहीं square। दिया सर, हाँ, इसका हाइट नहीं दिया हो। नहीं हाइट नहीं दिया हुआ है। अरे लेंथ तो सेम कवर करेंगे ना सब लोग, हाँ हाँ सर। लेंथ तो सेम कवर करेंगे ना, ठीक है, सेम इंक्लाइन प्लेन है ना, ठीक है। अब देखो इन लोगों के लिए थीटा सेम है, सबके लिए थीटा सेम है, तो ये जो पूरा का पूरा जी साइन थीटा ये कांस्टेंट है, सेम इंक्लाइन प्लेन है, हाँ जी सर। तो सबके लिए कांस्टेंट होता है, साइन थीटा भी तो कांस्टेंट होगा ना, हाँ सर। तो ये कांस्टेंट है,
सबके लिए, 1 तो एक कांस्टेंट है ही, ठीक है ना। ये जो mr² है, ये जो प्रोडक्ट है, ये भी तो सबके लिए कांस्टेंट होगा ना, सबका मास और रेडियस सेम है। यस सर। बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास अलग है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास अलग है ना, आईसीएम। किसी का 2/5 होगा, किसी का 2/3 होगा। mr² तो सबके लिए सेम है, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो अबाउट सेंटर ऑफ मास अलग होगा ना। किसी का 2/5 mr² है, किसी का 2/3 mr² है, किसी का mr², किसी का हाफ mr², है कि नहीं बच्चों? बात वही है ना। जी सर। हाँ, कि सबके लिए अलग अलग होगा, है कि नहीं? हाँ सर। तो यहाँ पे देखो है ना, अगर मैं यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज करूंगा, बढ़ाऊंगा, तो आईसीएम बाय mr² इंक्रीज करेगा। अगर मैं ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इंक्रीज करूंगा तो आईसीएम बाय mr² इंक्रीज होगा। हाँ सर। आईसीएम बाय mr² इंक्रीज होने से 1 प्लस आईसीएम बाय mr² वो भी इंक्रीज होगा। हाँ सर। 1 प्लस आईसीएम बाय mr² क्या है? डिनोमिनेटर है। हाँ सर। तो इसका मतलब है आईसीएम को इंक्रीज करने से डिनोमिनेटर इंक्रीज हो रहा है। हाँ सर। तो अगर आईसीएम को इंक्रीज करने से, आईसीएम को इंक्रीज किया तो उसके वजह से क्या हो रहा है? आईसीएम को इंक्रीज करने की वजह से क्या हो रहा है कि पूरा का पूरा जो डिनोमिनेटर है, पूरा का पूरा जो डिनोमिनेटर है वो इंक्रीज कर रहा है। वो इंक्रीज कर रहा है। अब पूरा का पूरा डिनोमिनेटर इंक्रीज करने की वजह से क्या हो रहा है? पूरा क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज कर रहा है। डिनोमिनेटर इंक्रीज करेगा तो वो जो क्वांटिटी है वो डिक्रीज करेगा, होल, है ना। अब इसके वजह से क्या हो रहा है? ये जो होल क्वांटिटी ये डिक्रीज कर रहा है, मतलब डिक्रीज कर रहा है, मतलब है ना, पूरा का पूरा क्वांटिटी डिक्रीज हुआ। आईसीएम इंक्रीज करने से पूरा का पूरा क्वांटिटी डिक्रीज हो रहा है, मतलब एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डिक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। तो कंक्लूजन क्या मिला हमको? कंक्लूजन हमको क्या मिला यहाँ पे? कंक्लूजन लिखूं मैं? इफ ICM increases then acceleration of center of mass decreases। ICM के इंक्रीज करने की वजह से सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन डिक्रीज कर रहा है कि नहीं? हाँ सर। है ना। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज किया तो एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इंप्लाइज, है ना, फॉर ACM इक्वल टू मैक्सिमम, for ACM equal to maximum ICM will be minimum, या फिर ICM equal to maximum ACM will be minimum, क्योंकि ICM इंक्रीज करने से एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर मास डिक्रीज कर रहा है ना। सो फॉर ICM इक्वल टू मैक्सिमम ACM is equal to minimum and ICM is equal to minimum, ACM equal to maximum। समझ में आया ना? हाँ। अच्छा देखो, जिसका एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मिनिमम है उसका टाइम टेकन क्या होगा? टाइम टेकन मैक्सिमम होगा। यस सर। और जिसका एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मैक्सिमम है उसका टाइम टेकन क्या होगा? मिनिमम। यस सर। तो इसका मतलब है टाइम टेकन मिनिमम उसी का होगा जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम है। इंप्लाइज फॉर T इज इक्वल टू T मिनिमम, है ना, ICM इज इक्वल टू मिनिमम, है ना, फॉर द रोलिंग ऑब्जेक्ट विद मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रोलिंग ऑब्जेक्ट विद मोमेंट ऑफ मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना। फॉर रोलिंग ऑब्जेक्ट विद मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम, टाइम टेकन विल बी मिनिमम। तो मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका है? सॉलिड स्फीयर का। सबसे कम टाइम में कौन पहुंचेगा? सॉलिड स्फीयर। इंप्लाइज T स्फीयर सबसे कम है, ठीक है ना। तो सॉलिड स्फीयर से ऊपर किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है?
होलो स्फीयर। सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर 1/2। हॉलो स्फीयर का कितना है 2/3। 1/2 बड़ा 2/3 बड़ा। 2/3 बड़ा हो गया ना। Yes, sir. तो 1/2 जो है फिर 2/5 के ऊपर नेक्स्ट ऊपर कौन आएगा 1/2 आएगा 2/3 आएगा। देखो मुझे ना फ्रैक्शन कैसे कंपेयर करना है वो भी तुम लोगों को बताना पड़ रहा है। इतना तक बता दिया। टाइम मिनिमम तो सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम तो टाइम टेकन मिनिमम होगा। सबसे कम सेंटर मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सेंटर मास किसका है सॉलिड स्फीयर 2/5 mr²। 2/5 के बाद किसका आएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में 2/5 के बाद किसका आएगा 1/2 आएगा 2/3 आएगा 1/2 आएगा ना। 1/2। हाँ तो 1/2 किसका है सॉलिड सिलेंडर। हाँ सर। अच्छा इसको ना ऐसे लिखते हैं टी सॉलिड स्फीयर टी सॉलिड स्फीयर है ना लेस देन टाइम टेकन है ना। फिर आ रहा है उसके बाद सॉलिड सिलेंडर वही आ रहा है ना। फिर उसके बाद आएगा हॉलो स्फीयर 2/3। हॉलो। फिर उसके बाद आएगा हॉलो स्फीयर के बाद आएगा टाइम टेकन बाय। बाकी बचा कौन हॉलो सिलेंडर mr²। से तो ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है किसी का है ना। सबसे ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब सबसे ज्यादा टाइम में पहुंचेगा मतलब सबसे लेट पहुंचेगा। जो ज्यादा टाइम ले रहा है सबसे लेट पहुंच रहा है ठीक है ना। जो कम टाइम ले रहा है वो जल्दी पहुंच रहा है। सो टाइम टेकन बाय हॉलो स्फीयर के बाद आएगा आई मीन हॉलो सिलेंडर के बाद आएगा हॉलो स्फीयर के बाद आएगा हॉलो सिलेंडर। समझ में आया। यस हाँ सर। सर। लेकिन एनसीईआरटी में जो पार्ट था ना ठीक है यही था लेकिन अलग तरीके से समझाया है ठीक है ना। वो चीज मैं तुमको कल फिर से बोलूंगा ठीक है। यहां तक समझ में आ गया बच्चों। यस सर। क्लियर है ना। नहीं तो मैं अभी यस बोल सर। देता हूँ अभी बोल देता हूँ तुम लोग ठीक है ना। कितना टाइम लगेगा 5-10 मिनट तो लगेगा ठीक है। तो एनसीईआरटी में था एनसीईआरटी ने क्या किया जो पूरा टेक्निकल चीज होता है ना मतलब है ना जो कि बच्चों के समझ में नहीं आए टेक्निकल चीज। एनसीईआरटी पूरा प्योरली टेक्निकल चीज बताता है ठीक है ना। और सबसे शॉर्टेस्ट टाइम में जो हो पाएगा ठीक है। किताब जो है दिग्गज लेक्चरर प्रोफेसर लिखे हैं ना तो उनका बात ना बहुत कम समझ में आता है ना। अब तो मेरे टाइम में भी ना मुझे बहुत डिफिकल्ट लगता था एनसीईआरटी। अब बोलने वाली बात है कि एनसीईआरटी इजी है ना। जो एक्चुअली सच में जो बोलता है ना एनसीईआरटी इजी है एक्चुअली ना वो पढ़ा नहीं है एनसीईआरटी। वो नहीं पढ़ के बोल रहा है ठीक है ना। अगर कोई सही में डिटेल्स में पढ़ेगा एनसीईआरटी तो उसको मतलब पता लग जाएगा ठीक है कि एनसीईआरटी है ना एक्चुअली में उतना आसान नहीं है जितना लोग उसको मानते हैं ठीक है ना। और वो बात सिर्फ उन्हीं लोगों को ही पता होगा जो सही में उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं या फिर उसमें से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। मतलब मैं फिजिक्स का बात बोल रहा हूँ नॉट अदर सब्जेक्ट्स। फिजिक्स इज वेरी वेरी टेक्निकल एनसीईआरटी में है ना। बड़ा मजा आता है मुझे उसका टेक्स्ट रीडिंग के टाइम में मतलब है ना पजल जैसा होता है पूरा है ना। एक एक चीज समझना पड़ता है अच्छे से ठीक है। तो है ना एनसीईआरटी का बोलना है कि अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन सेम है सेम लेंथ है इंक्लाइन का
तो हाइट भी होगा सेम, तो हाइट भी होगा सेम। तो हाइट सेम होगा, है ना। तो बेसिकली अगर हम, है ना, मतलब एनालाइज कर रहे हैं कि फ्रिक्शन, हमें पता है फ्रिक्शन लग रहा है पीछे, और mg साइन थीटा लग रहा है आगे, है ना। लेकिन देखो एनसीईआरटी इतना टेक्निकल पॉइंट बोलता है, बढ़िया पॉइंट है ये, है ना, ये बहुत काम में आता है। और ना इसी पॉइंट के बेसिस पर जेई एडवांस में भी प्रॉब्लम आया है, बेस्ड ऑन दिस, है ना। 2017 का एक प्रॉब्लम है जेई एडवांस का, 17 या 16 का, है ना। मैं तुम लोगों को रेफर करा दूंगा या फिर भेज दूंगा वो प्रॉब्लम फोटो उठा के, है ना, इजी प्रॉब्लम है ना, इसी पॉइंट पर बेस्ड है वो। दैट इज कि, है ना, फॉर प्योर रोलिंग, है ना, ध्यान से सुनो सब लोग, फॉर प्योर रोलिंग, ठीक है ना। प्योर रोलिंग के लिए बेसिकली क्या होता है, फॉर प्योर रोलिंग, है ना, फॉर प्योर रोलिंग के लिए क्या होना चाहिए बच्चों, एक्सीलरेशन ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट शुड बी इक्वल टू 0 ना। पहले तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिखा देते हैं, ठीक है ना। एपी इक्वल टू 0 होना चाहिए ना। हाँ सर। अच्छा, एपी इक्वल टू 0 मतलब यहाँ पे जो फ्रिक्शन, बट फ्रिक्शन यहाँ पे है, बट फ्रिक्शन यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। यस मजे सर। की बात है कि फ्रिक्शन एग्जिस्ट, है ना। हाँ सर। तो द फ्रिक्शन एक्टिंग हियर इज स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि स्लिपिंग नहीं हो रहा है ना। सो फ्रिक्शन एफ, फ्रिक्शन फोर्स एफ, है ना, एक्टिंग हियर इज स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, as there is no slipping। समझ में आया बच्चों। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है ना, वो क्या है, वो स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। समझ में आ रहा है बच्चों। यस सर। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का नेट एक्सीलरेशन 0, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का यहाँ पे स्लिपिंग नहीं हो रहा है। स्लिपिंग नहीं हो रहा है मतलब, लेकिन स्लिपिंग तो नहीं हो रहा है, लेकिन फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है ना। तो फ्रिक्शन एक्ट करे ये तो पक्का है, ये तो हमने एनालाइज किया कि फ्रिक्शन एक्ट करेगा, ठीक है ना। तो जो फ्रिक्शन यहाँ पे एक्ट कर रहा है, इसका मतलब वो काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं है, वो है स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो अब ये स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है will not do any work because there is no slipping, hence work done by the static force of friction is 0। है ना। तो फिर जो स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन है ना, वर्क डन बाय द स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, 0। तो स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का जो यहाँ पे वर्क डन हो रहा है वो बेसिकली 0 होना चाहिए। समझ में आ रहा है बच्चों। यस सर। अरे वाह, तुमको समझ में आ गया, तुम मुझे बड़ा मजा आया। तुमको नहीं समझ में आता है तो मुझे आता है गुस्सा, ठीक है। सो वर्क डन बाय द स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज 0। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स फिर काम कर रहा है, hence the only force which is working here is gravitational force। mg sin थीटा काम कर रहा है ना, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स का कंपोनेंट है ना। यस सर। और हाँ वो सर। क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स। hence only force that is doing work here is, hence only force
है ना, that is performing work. Here is, यहाँ पे एक ही फोर्स काम कर रहा है ना, that is mg. Since mg is conservative, अब mg तो कंजर्वेटिव है ना, मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज कंजर्व्ड. अब जो है ना बच्चों, सिस्टम का जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कंजर्व है. सिस्टम का मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है ना, ठीक है. तो बेसिकली क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल. समझ में आ रहा है ना बच्चों? Yes, sir. हाँ सर. अब एनसीईआरटी क्या बोला, एनसीईआरटी ये बोला कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो एक्सेलरेशन 0 है. बड़ा ही टेक्निकल पॉइंट बोल रहा है ना. तो फ्रिक्शन तो एक्ट कर ही रहा है यहाँ पे, लेकिन क्योंकि स्लिपिंग नहीं हो रहा है तो फ्रिक्शन ना कोई काम नहीं करेगा यहाँ पे, ठीक है. अब रिलेटिव स्लिपिंग नहीं है तो फ्रिक्शन का काम 0 है. तो कौन सा फोर्स काम कर रहा है, बस mg sin थीटा, जो कि एक ना ग्रेविटेशनल फोर्स का कंपोनेंट है. या फिर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही काम कर रहा है, विच इज अ कंजर्वेटिव फोर्स. तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है. तो मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल मतलब मैकेनिकल एनर्जी एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, है ना. वहां पे काइनेटिक एनर्जी है नहीं है, वहां पे बस पोटेंशियल एनर्जी है. सो mgh मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल मैकेनिकल एनर्जी फाइनल. फाइनली जब नीचे आ जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा, लेकिन बस काइनेटिक एनर्जी आएगा. सो दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम. अब हमें ये पता है कि फाइनली जो काइनेटिक एनर्जी आ रहा है दैट इज काइनेटिक एनर्जी सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी सेंटर ऑफ मास. है कि नहीं बच्चों? हाँ सर. Yes, sir. तो नाउ काइनेटिक एनर्जी, नाउ फिर mgh जो है, mgh जो है यहाँ पे, है ना, जो कि काइनेटिक एनर्जी सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर मास है. काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर मास क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर मास क्या होगा, Half I omega square. हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर, है ना. काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर मास प्लस काइनेटिक एनर्जी, मतलब सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर मास जो है वो उसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है. बेसिकली दिस इज काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशन. और काइनेटिक एनर्जी सेंटर मास क्या है, दैट इज हाफ mvcm स्क्वायर. तो ये है काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन. यहां तक समझ में आया बच्चों? Yes, sir. बच्चों यहां तक सबको समझ में आया? यस सर. Yes, sir. mgh है ना इज इक्वल टू हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर. ये काइनेटिक एनर्जी सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर मास है, प्लस काइनेटिक एनर्जी, है ना, ऑफ सेंटर मास विच इज हाफ mvcm स्क्वायर. ठीक है ना. तो हाफ ICM, ये जो ओमेगा है, ओमेगा को अभी हम VCM बाय R लिख सकते हैं ना, ड्यू Yes, टू sir. प्योर रोलिंग. फिर उसने क्या किया, प्योर रोलिंग का कंडीशन यूज किया, हाफ mvcm स्क्वायर. समझ में आया ना? ठीक है. Since VCM equal to omega R for pure rolling, प्योर रोलिंग के वजह से VCM equal to omega R होता है. That implies again mgh जो है that is equal to half ICM, है ना, by R square. ठीक है ना, प्लस हाफ m, है ना, into VCM square implies VCM square, है ना, whole into ICM by mr square plus 1. ICM by
mr स्क्वायर मतलब m मैंने क्या किया, डिवाइड कर लिया हर जगह पर, m है ना, mr स्क्वायर प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2gh, 2 उस तरफ मल्टीप्लाई कर लिया, तो फिर यहां से मुझे मिलेगा VCM क्या है, VCM इज इक्वल टू 2gh बाय 1 प्लस IC। तो इसने क्या किया, एनसीईआरटी ने फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट कर लिया, ठीक है ना। तो उसमें से उसने कंपेयर कर लिया कि किसका वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसका सबसे कम, नीचे पहुंचते पहुंचते उसका वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगा, है कि नहीं। यस सर। फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास उसने फाइंड आउट कर लिया। अच्छा, इसमें रूट ओवर होगा, इसमें एक है ना रूट ओवर आएगा VCM में, बिकॉज मैंने VCM स्क्वायर नहीं लिखकर सिर्फ VCM लिखा है, तो है ना अंडर रूट ऑफ 2gh बाय 1 प्लस ICM बाय mr स्क्वायर। इज इट क्लियर। ICM जिसका सबसे ज्यादा वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास, उसका फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास उसका सबसे कम, ICM जिसका सबसे कम, उसका फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास सबसे ज्यादा। तो नीचे सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसका होगा, अगर मास सेम रेडियस सेम है, सॉलिड स्फीयर हॉलो स्फीयर, है ना, सॉलिड स्फीयर हॉलो स्फीयर, सॉलिड सिलेंडर हॉलो सिलेंडर, मैक्सिमम वेलोसिटी किसका आएगा, सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर का आएगा नीचे, उसके बाद आएगा सॉलिड सिलेंडर का, है ना, यस सर। नीचे उसके नीचे वाला वेलोसिटी आएगा, उससे थोड़ा कम वेलोसिटी आएगा, सबसे Hollow मैक्सिमम sphere। वेलोसिटी नीचे आएगा सॉलिड स्फीयर का, उससे कम वेलोसिटी आएगा सॉलिड सिलेंडर का, उससे कम वेलोसिटी आएगा हॉलो स्फीयर का, Hollow उससे sphere। कम आएगा हॉलो Hollow सिलेंडर cylinder। का। तो जिसका सबसे कम वेलोसिटी वो सबसे ज्यादा टाइम लेगा नीचे पहुंचने के लिए, यस सर। है कि नहीं। तो ये था एनसीईआरटी का एनालिसिस, है ना, जो कि वर्क एनर्जी वाला एनालिसिस था, ज्यादा टेक्निकल है वर्क एनर्जी वाला एनालिसिस, है ना, बहुत ही टेक्निकल पॉइंट है, क्योंकि ना ऐसे सब केसेस में ना, क्योंकि फ्रिक्शन तो एक्ट करेगा रोलिंग में, मतलब है ना, जहाँ पे एक्सीलरेट प्योर रोलिंग होता है वहां पे फ्रिक्शन एक्ट तो करता है, लेकिन क्योंकि जो फ्रिक्शन एक्ट करता है ना, वो स्टैटिक फ्रिक्शन होने की वजह से, रिलेटिव स्लिपिंग नहीं होने की वजह से वो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, और उसके वजह से उसका वर्क डन होता है 0। समझ में आया ना। यस सर। ठीक है, तो उस केस में अगर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स काम कर रहे हैं तो फिर ना मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। इज इट क्लियर। यस सर। ओके बच्चों, यस Yes. सर। थैंक यू देन, क्लास ओवर फॉर नाउ। थैंक यू सर। वेलकम Thank you, sir. वेलकम सर। Thank you, sir. वेलकम एवरीवन। Sir,